हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 11.3 में आप पढ़ने क्या वाले हैं? तो एक्सरसाइज 11.3 में जो सारी चीजें रहेंगी वो प्लेन से रिलेटेड रहेंगी कि अगर 3 डायमेंशन में यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस में हमको प्लेन दिया है तो अगर उसकी इक्वेशन हमको फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि जो प्लेन रहेगा वो यूनिक होना चाहिए। तो कुछ अलग अलग कंडीशन में हमारा प्लेन यूनिक हो सकता है, तो यूनिक प्लेन होना चाहिए, उसी कंडीशन में हम उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ 2-3 कंडीशन बनती हैं जिनमें आप प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। बाकी एक बात मैं यही कहूंगी कि इसके जो फॉर्मूले हैं आप चाहें तो इनको याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग की कुछ 2-3 चीजें जब आप समझ लेंगे तो वो फॉर्मूले जो हैं वो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये कंडीशन है इसलिए हम यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि हमको एटलीस्ट फॉर्मूला समझ में तो आए कि हम आर को आर क्यों ले रहे हैं, एन को एन क्यों ले रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं तो ये समझना जरूरी है। इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट 1 अभी हम कर रहे हैं, इसमें हम कुछ बेसिक चीजें जो है प्लेन से रिलेटेड वो समझेंगे, इसके 1-2 फॉर्मूले डिराइव करेंगे, तो आपको आगे की जो चीजें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी इससे पहले के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो भी आना चाहिए, जैसे कि इससे पहले हम एक्सरसाइज 11.3 में पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं लाइन के बारे में, कि लाइन की इक्वेशन अलग अलग कंडीशन में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन हम किन किन कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं तो ये समझिए। सबसे पहले तो प्लेन आपका यूनिक होगा तभी तो जाके आप उसकी इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। तो पहली कंडीशन रहेगी इसकी नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहां पर हमको ओरिजिन से प्लेन पर डिस्टेंस दी जाएगी, यानी परपेंडिकुलर दिया जाएगा, और उस कंडीशन में हम उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। दूसरी चीज ये रहेगी कि हमको प्लेन दिया जाएगा जो कि किसी एक पॉइंट से पास होगा, ठीक है, और उसका परपेंडिकुलर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन दी जाएगी कि जब प्लेन पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे उस कंडीशन में हम प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, तो इन 3 कंडीशन में हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आपने पढ़ा था लाइन, तो लाइन की डायरेक्शन हम कैसे देखते थे भाई। अगर मान लो 3 डायमेंशनल स्पेस है हमारा और यहाँ पर किसी लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है तो उसकी डायरेक्शन हमको किस तरीके से दी जाती थी कि इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर बी होता था। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां से अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो ये भी आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा हमको रिलेट करने की जरूरत है। तो जब हम लाइन की बात करते थे तो लाइन को जो डायरेक्शन दी जाती थी वो इसके पैरेलल एक वेक्टर दिया जाता था, उससे हम लाइन की डायरेक्शन देखते थे। प्लेन की बात की जाए तो प्लेन में हमेशा जो डायरेक्शन दी जाएगी वो इसके परपेंडिकुलर दी जाएगी। कि मान लीजिए 3 डायमेंशन में हमको कोई प्लेन दिया जा रहा है, जैसे हमने इस तरीके से ले लिया, ठीक है, और प्लेन कैसे दिया जाएगा अभी थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे ये प्लेन है तो अगर इसकी बात करी जाएगी तो इसकी डायरेक्शन हमेशा इस पर परपेंडिकुलर रहेगी, यानी इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा प्लेन पर, जो इसका परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल तो बनना ही है। तो जो डायरेक्शन रहेगी ना इसकी, ये परपेंडिकुलर से आएगी। समझ में आ रही बात। लाइन में पैरेलल वेक्टर दिया जाता था जिससे हम लाइन की डायरेक्शन देखते थे, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन दोनों साइड होती है, लाइन को आप बोथ साइड इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। प्लेन की डायरेक्शन इस पे जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर दिया जाएगा, समझ रहे हैं बात को। अगर प्लेन की डायरेक्शन की बात करी जाए, क्योंकि यहां पर हम जो भी पढ़ने वाले हैं प्लेन की इक्वेशन भी फाइंड करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में भी फाइंड करेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में भी फाइंड करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म के लिए जरूरत लगेगी डायरेक्शन की। समझ में आ रही बात। तो यहां पर प्लेन की जो डायरेक्शन है वो किससे आएगी, प्लेन पर परपेंडिकुलर जो वेक्टर रहेगा ना, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा उससे हम प्लेन की डायरेक्शन को पहचानेंगे। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी और 2-3 चीजें हैं तो खैर हम बीच बीच में करते जाएंगे, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम इसका नॉर्मल फॉर्म देखेंगे कि किसी भी प्लेन का नॉर्मल फॉर्म आप कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि नॉर्मल इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा रही हूं,
सो यहाँ पर सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं कि प्लेन की इक्वेशन हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म आप कैसे देंगे। तो यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई प्लेन है, अब प्लेन होगा कैसे, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये बुक है, ठीक है, हालांकि ये बहुत मोटी है बट फिर भी देखें, तो इस तरीके से आपका प्लेन है और इस पर अपन यहां से लेके इस प्लेन तक की डिस्टेंस देखें तो ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। एक मिनट, जैसे मैंने ये लिया, ये आपका प्लेन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्लेन है और इस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो ऑब्वियसली ये जो परपेंडिकुलर रहेगा ये प्लेन पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको आई वो बात। तो ये समझना जरूरी है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री है, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ पूरा इमेजिनेशन का काम है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक प्लेन बना लेती हूँ और आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्लेन बना कैसे है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब इस तरीके से ये प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पर ओरिजिन से इस प्लेन पर, ओरिजिन से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमको दी गई है। तो यहां से ओरिजिन से हमने सपोज कर लिया कि एक एन पॉइंट है, तो ओ एन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दी गई है डी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर वेक्टर नहीं दिया गया है ना, हमको दिया गया है ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस। अब जो भी डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, अपना मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में जो सारी चीजें हमने पढ़ी है ना, छोटी छोटी चीजें, वो भी यहाँ पर काम में आएंगी। तो ध्यान दीजिए जो ओ एन है, ओ से लेके एन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को दी है डी। और ध्यान दीजिएगा जो डी रहेगा ये डिस्टेंस है तो ये जीरो नहीं होगा, ठीक है भाई। इस तरीके से ये जो भी डिस्टेंस रहेगी ये जीरो थोड़ी ना होगी, अगर इतनी डिस्टेंस भी अपन देखते हैं तो ये जीरो तो होगी नहीं, ठीक है। तो डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर। तो इतनी बात अपने को समझ में आ गई। अब एक चीज का ध्यान दें आप कि ये जो ओ एन है ये प्लेन पर आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। और सीधी सी बात है कि हमको यहां पर चाहिए पड़ेगा वेक्टर। तो अगर ओ एन वेक्टर की हम बात करें तो आप ये सपोज कर लीजिए कि अगर ये ओ एन है, ओ एन वेक्टर, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसको एन वेक्टर से हम शो कर देते हैं, ठीक है। तो ओ एन वेक्टर जो है इसको एन वेक्टर से शो कर रहे हैं, तो ये वेक्टर कब होगा, किस कंडीशन में होगा भाई, मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन हमारे पास है नहीं। तो डायरेक्शन अपन कैसे फाइंड करते थे, देखिए अगर ओ एन के अलोंग इसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर लें, समझ रहे हैं बात को, ओ एन के अलोंग इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। देखो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, वाई का जे कैप और जेड का के कैप, समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से ओ एन का अगर यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर लें तो उससे हमको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो हम एन वेक्टर, ओ एन वेक्टर को हम एन वेक्टर ले रहे हैं, अगर इसका हम यूनिट वेक्टर ले लें तो ये जो यूनिट वेक्टर रहेगा ये डायरेक्शन को शो करेगा, किसकी, ओ एन की डायरेक्शन को, राइट। तो ओ एन वेक्टर पूरा ये नहीं होगा, तो ओ एन वेक्टर ये यानी एन वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बात समझ रहे हैं। देखो कोई भी वेक्टर, आपको पता है कि वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहे, लेकिन हमने यहां पर हमको ये बोला गया कि ओ से लेके एन तक की जो डिस्टेंस है, ओनली डिस्टेंस नॉट डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन नहीं दिया। ओ से लेके एन तक की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डी है, ठीक है। तो यहां पर हमने वही लिखा, हमने यहां पर एक प्लेन लिया है, ये प्लेन है अपना, ठीक है, हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज d और d इज नॉट इक्वल टू 0। तो ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए प्लेन पर, ठीक है, और ये क्या है अपनी d। अब सीधी सी बात है, अगर हमको ओ एन वेक्टर चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम प्लेन का वेक्टर फॉर्म फाइंड करेंगे, वेक्टर इक्वेशन, फिर कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सीधी सी बात है कि हमको इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए। और यहां पर मैंने आपको बताया, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर ओ एन वेक्टर की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस दी है बट डायरेक्शन नहीं थी, और डायरेक्शन को हम उसी वेक्टर के अलोंग, अगर हम जैसे ओ एन के अलोंग हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें तो वही इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो ओ एन वेक्टर हो जाएगा, ओ एन वेक्टर को हम ले रहे हैं एन वेक्टर, ये हो जाएगा डी डी एन कैप। क्लियर हो गई बात। अब एक चीज का और ध्यान रखें, हम
यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, कभी भी ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर जब भी फाइंड करते हैं हम, तो यहाँ पर हमको मिलता है, जो भी मिलता है वो होता है li कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप। ठीक है भाई, अगर आपके पास कोई वेक्टर है, मान लीजिए ये n वेक्टर जो है ये है आपका a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पहले वाले फॉर्मूले में हम ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर लेंगे ताकि आगे जब आप जाएं तो आपको इतना सब कुछ करना ना पड़े। तो आई नो कि जो पहला फॉर्म हम पढ़ेंगे यानी कि नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम कई सारी चीजें देखेंगे और उनको इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अगर हमारे पास जो एन वेक्टर है ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप, क्या है एन वेक्टर, ओ एन वेक्टर को एन वेक्टर ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ए बी सी है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है आपके डायरेक्शन रेशियोज, राइट। ठीक है, अब अगर इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो आपको ये चीज पता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन आप क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका एन कैप इक्वल टू, अब ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या हो जाता है आपका एल। ठीक है ना भाई, आपने वेक्टर में ये देखा था कि किसी भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, और अगर किसी भी वेक्टर के हमको यहाँ पर एल एम एन यानी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने पड़ते थे, तब भी हम यूनिट वेक्टर फाइंड करके ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल हो जाता था, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम हो जाता था, और सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो जाता था एन। ठीक है, या फिर थोड़ा और कर ही लेते हैं अच्छे से ताकि आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस बी जे अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी के कैप अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एन कैप क्या हो गया अपना, एल आई कैप प्लस बी, सॉरी बी नहीं, एल एम जे कैप प्लस एन के कैप। समझ गए बात को। तो जब भी एन कैप है फॉर्मूले में, अगर यूनिट वेक्टर है तो समझ जाइए कि अगर यूनिट वेक्टर है तो ये हमेशा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के फॉर्म में है। ओके, और अगर वेक्टर है तो ध्यान दीजिए, वेक्टर है तो यहां पर हमेशा ए बी और सी के फॉर्म में रहेगा, यानी वहां पर डायरेक्शन रेशियोज दिए जाएंगे, राइट। समझ में आ गई बात। हालांकि इसका फॉर्मूला निकालना 2 मिनट का काम है, बट ये जो चीजें हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएंगी तो क्वेश्चन कहां से कहां निकल जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और आपको पता भी है, लेकिन यहां पर हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इन कई सारी चीजों का यहां पर यूज होने वाला है, और फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम कंफ्यूज होंगे। ओके, देखो तो समझ में आ गई बात। तो जो भी हमारा वेक्टर है ये ए आई बी जे प्लस सी के फॉर्म में है, हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ओके, ठीक, क्लियर। चलो अब हम इसको हटा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल आप साइड में इसको नोट कर ही लीजिए। ये भी ओ एन, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस है ओ से लेके एन तक की, क्योंकि हमको वेक्टर चाहिए था इसलिए डायरेक्शन के लिए हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लिया, जिससे हमको इसकी डायरेक्शन मिल गई। तो ये पूरा बन गया अपना ओ एन वेक्टर, मतलब एन वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। ओके, चलो इसको तो अपन हटाते हैं। अब अपन आते हैं फिर से अब इस पर ही, इसके लिए ये चीजें समझना जरूरी था। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जैसे हम लाइन में क्या करते थे, लाइन की इक्वेशन हमने जब फाइंड करी थी तो एक चीज तो हमको दी जाती थी, दूसरी चीज एक पॉइंट हम मन से सपोज करते थे कि इस प्लेन पर एक कोई पॉइंट P है, ठीक है, और ऑब्वियसली उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट रहेंगे x y z, और P का जो आपका पोजीशन वेक्टर रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है, यानी कि OP, यानी कि इसको हम लेंगे वेक्टर R। ठीक है, तो देखिए ये जो P पॉइंट है ये हमने अपने मन से लिया, और इस चीज का ध्यान रखें कि यहां पर ये जो NP और ON रहेगा ये रहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखिए फिर से वही बात हो गई कि इस तरीके से कोई पॉइंट है, सॉरी इस तरीके से हमारा प्लेन है ये, ठीक है, तो यहां पर हमारा कोई पॉइंट आ रहा है और यहां पर हमने कोई लाइन ली, तो इस तरीके से इस लाइन पर ऐसे समझिए आप कि इस तरीके से ये परपेंडिकुलर है और यहां पर हमने कोई पॉइंट P लिया है, तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहेंगे ना। तो बस वही बात हो रही है कि यहां पर हमने एक P पॉइंट लिया है और ये जो NP है इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं वेक्टर NP, ठीक है,
तो ON और NP ये दोनों रहेंगे परपेंडिकुलर। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट P यानी कि X Y Z be any point on the plane, ठीक है, एंड वेक्टर NP परपेंडिकुलर टू वेक्टर ON, ठीक है। और हमको ये चीज पता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है 0, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी वेक्टर में कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन बनती है कि उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं देन NP वेक्टर डॉट ON वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई। अब अगर इसमें हमको वैल्यू रखना है तो ON वेक्टर यानी N वेक्टर तो अपने पास है बट NP वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसको इससे अपन अगर, ये तो अपने को पता ही है ना कि OP, तो OP वेक्टर तो अपने को पता है, मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बता दिया कि P पॉइंट कोई अपना XYZ हो जाएगा और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OP वेक्टर यानी R वेक्टर। तो यहां पर अगर कोई भी वेक्टर अपने को फाइंड करना है, ठीक है, देखो अगर हमको फाइंड करना है NP तो कोई भी वेक्टर फाइंड करने का दो तरीके हैं। यहां से चाहो तो इसमें ट्राइंगल लॉ लगा दो या फिर एक काम और कर सकते हो डायरेक्ट, ये अपना इनिशियल पॉइंट ये टर्मिनल पॉइंट, तो हम टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से यानी OP वेक्टर में से माइनस कर देंगे ON वेक्टर। बात समझ में आई। कोई भी वेक्टर है, ये हमने बहुत किया वेक्टर में कि भाई ये टर्मिनल है ये इनिशियल है, तो टर्मिनल में से इनिशियल माइनस कर दो। तो OP और ON दोनों वैल्यू हमारे पास है, तो NP की जगह पे हमने लिखा OP माइनस ON, ये ब्रैकेट लगा दिया और ये ON वेक्टर अपन ने ऐसे ही लिखा रहने दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब OP की वैल्यू अपने पास कितनी है R वेक्टर, है ना, चाहो तो P भी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन एंड दिस, और ये जरूर लिखना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P वेक्टर R, ठीक है। तो ये वेक्टर R माइनस ON वेक्टर अपना क्या है, ये रहा ON है ना, हाँ, DN कैप और बाहर भी DN कैप इक्वल टू 0। अब एक चीज ध्यान दें, ये सभी मल्टीप्लाई में है, दिस इक्वल टू 0, D इक्वल टू 0, N कैप इक्वल टू 0, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही लिख चुके हैं कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 0 नहीं होगी। तो अगर ये 0 नहीं है मतलब इसको यहां से हटा देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर R माइनस DN कैप, और क्योंकि ये 0 नहीं है इसलिए इसको हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे N कैप इक्वल टू 0, और यहाँ लिख दीजिए सिंस D इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो N कैप का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो ये हो जाएगा वेक्टर R N कैप माइनस DN कैप डॉट N कैप इक्वल टू 0। और हमको ये चीज पता है कि दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है 1, तो ये भी N कैप है ये भी N कैप है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा R कैप सॉरी R वेक्टर N कैप माइनस D इक्वल टू 0, और चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पर वेक्टर R डॉट N कैप इक्वल टू D। ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। बात समझ में आ गई। तो मेन काम यहां पर यही है कि अगर एक बार वेक्टर फॉर्म आपने फाइंड कर लिया तो उससे कार्टेशियन फॉर्म तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये है हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो यहां पर सिर्फ एक ही चीज दी गई थी हमको, ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको दी गई थी, फिर हमने क्या किया, उसको सबसे पहले क्या किया, इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलती है यूनिट वेक्टर से, ठीक। फिर इसके बाद जैसा कि हमने लाइन में भी किया था कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट P लिया था लाइन पर, इसी तरीके से यहां पर भी एक पॉइंट हमने P सपोज किया लाइन पर, वही XYZ बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, और इसका पोजीशन वेक्टर OP यानी वेक्टर R, ठीक। और ये आगे की कहानी तो आपको पता ही है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। अब इसका देखेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म। तो हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर ली, अब इसी का हम कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड करेंगे और उसके बाद सीधे चलेंगे एग्जाम्पल पर
और एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा और हम किस चीज को कैसे फाइंड करेंगे। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तभी रहेगी जब ये आपका यूनिट वेक्टर होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है आपका, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, हाँ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर नहीं है, तब तक ये आपकी डिस्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं इसको। तो कार्टेशियन फॉर्म हमको फाइंड करना है। हमको ये चीज पता है कि जो वेक्टर आर है ये क्या है अपना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर आर है ये पी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और पी के जो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे वो थे एक्स वाई और जेड। राइट, अब आते हैं एन कैप पर। ठीक है, तो एन कैप हमारा क्या रहेगा, हमने स्टार्टिंग में समझा था, ये हो जाएगा आपका एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अगर ये एन कैप नहीं होता, एन वेक्टर रहेगा, तो ये रहेगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसी चीज का ध्यान रखना है, बस यही चीजें कंफ्यूज करती हैं और इनमें अंतर कैसे समझेंगे वो भी हम समझेंगे। तो एन कैप क्या रहेगा आपका, एल आई एम जे एन के, और क्यों रहेगा ये हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था। ठीक, चलो इसके बाद डी तो अपना डी है। चलिए यहां पर लिख लेते हैं अपन एन कैप को। एन कैप अपना एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप। वैल्यू रखेंगे इस वेक्टर फॉर्म में, तो चलिए रख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते आता है अपने को, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। ठीक है, तो एक्स आई कैप एल आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1, आ जाएगा एल एक्स। वाई जे कैप एम जे कैप, तो ये हो जाएगा एम वाई, और जे कैप 1। इसी तरीके से ये हो जाएगा एन जेड इक्वल टू डी। तो ये आ गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक, क्लियर। अब क्वेश्चन में हमेशा जरूरी नहीं है कि जब आपको प्लेन की इक्वेशन दी जाएगी, इस चीज का ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि प्लेन की इक्वेशन दी जाएगी, डिस्टेंस पूछ रहे हैं या फिर आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहे हैं या डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो इस चीज का ध्यान दें कि जैसे मान लीजिए ये फॉर्म है, इसको एन कैप को जरा अच्छे से बनाते ताकि आपको क्लियर दिख सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज खत्म हो गई। अब कुछ एक दो चीजें हैं उनको अपने को समझना जरूरी है। बुक में आपके नोट के फॉर्म में दिया है ये चीज। देखिए यहां पर वेक्टर आर एन कैप की जगह पे यहाँ पे एन वेक्टर इक्वल टू डी भी दिया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं है आपको एन कैप ही दिया जाएगा जब आपको इक्वेशन दी जाएगी। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि क्या हम इसको भी वेक्टर इक्वेशन, बिल्कुल ये भी एक वेक्टर इक्वेशन ही है आपकी, ये भी आपकी वेक्टर इक्वेशन है। और अगर इसके कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो यहां पर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये भी एक आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। तो अब आप बोलेंगे कि हमको आंसर इस फॉर्म में देना है कि इस फॉर्म में देना है, तो आप एक चीज का ध्यान दें कि जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड, देखो एक चीज को लेकर चलेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप इसको और इसको फॉलो करिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्लेन की इक्वेशन दी है तो वो इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है अगर वेक्टर इक्वेशन दी है तो, और अगर कार्टेशियन इक्वेशन दी है तो इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो अब आप बोलेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा कि प्लेन की इक्वेशन इन दोनों में से या इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में। तो ध्यान दीजिए, वेक्टर और कार्टेशियन की बात कर रही हूं मैं। सिंपल सी चीज है कि अगर आपको वेक्टर बोला गया है, परपेंडिकुलर वेक्टर, हमेशा एन कैप और एन वेक्टर की बात थोड़ी, मतलब यही चीज अलग करेगी आपके प्लेन की इक्वेशन को, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहां पर एन कैप है और यहां पर एन वेक्टर है,
तो अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर बोला गया है, अभी एग्जांपल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, परपेंडिकुलर सिर्फ वेक्टर बोला गया है, मतलब ये आपको दिया गया है, ठीक, परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर बोला गया परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, मतलब एन कैप दिया है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद बात आती है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये ax by cz के फॉर्म में है या lx my nz के फॉर्म में है। तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड एक आपको पता है कि आपका l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो जब भी आपको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है प्लेन की, तो आप ये करके देख लो, अगर आपका 1 आ रहा है तब तो आपका ये फॉर्म है, और अगर 1 नहीं आ रहा है मतलब ये फॉर्म है, ठीक है। तो आंसर हमेशा इन दोनों फॉर्म में ही करना है, तभी जाके आपको जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सही मिलेगी, अदरवाइज गलत मिलेगी। तो आई होप मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। जिनको समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, जिनको नहीं आया एक बार और फटाफट से एक्सप्लेन कर रही हूं कि आपको कभी भी इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो वेक्टर इक्वेशन आप इस फॉर्म में दीजिए, कार्टेशियन इक्वेशन आप इस फॉर्म में दीजिए, ठीक। बट अगर आपको प्लेन की इक्वेशन पहले से ही दी है क्वेश्चन में, तो वेक्टर इक्वेशन आपको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में हो सकती है, और कार्टेशियन इक्वेशन भी इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में हो सकती है। तो पहचानने के लिए तरीका यह है कि अगर आपको बोला गया है परपेंडिकुलर वेक्टर, तो यह है परपेंडिकुलर वेक्टर, बट बोला गया है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो ये है, ठीक। इन दोनों में अंतर कैसे देखना है आप ये अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये हमको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर 1 आ रहा है तो ये फॉर्म है, नहीं आ रहा है तो ये फॉर्म है, ओके, ठीक है। तो अब सीधे चलेंगे हम एग्जाम्पल पे, ठीक है, और ये नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जब आप करेंगे ना कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तो क्वेश्चन बड़े ही आसान लगेंगे, बस जरूरी ये है कि पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल जो सारी चीजें हैं छोटी छोटी वो हमको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यानी यहाँ पर हमको इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या थी हमारी, वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू अपना d। तो d क्या है आपकी, ओरिजिन से डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, मतलब कि d अपने को दिया है 6/√29। इसके बाद क्या बोला गया है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। तो एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर क्या बोला है, वर्ड्स को समझना पड़ेगा। नॉर्मल वेक्टर मतलब ओ एन वेक्टर, जो हमने अभी डेरिवेशन में किया था, यानी एन वेक्टर दिया है अपने को, फॉर्मूले के हिसाब से अपने को चाहिए एन कैप, ठीक। तो कर लेंगे फाइंड, एंड नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस, और इसका कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड करना है, तो अपन दोनों करेंगे। तो यहां पर समझ में आ गई बात, किस तरीके से देखना है। तो हमको बोला गया है नॉर्मल वेक्टर, अगर बोला जाता नॉर्मल यूनिट वेक्टर मतलब एन कैप दिया जाता, तो एन कैप नहीं दिया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका अपन। तो ध्यान दें अपने को दिया है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, कहां से, ओरिजिन से। तो नॉर्मल वेक्टर दिया है तो अपन इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो एन कैप फाइंड कर रहे हैं, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29। तो ये हो जाएगा अपना बात समझ में आ गई, बस वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, और एक चीज लिखना भूल गए अपन, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, एंड d इक्वल टू 6/√29। तो वैल्यू रखते हैं, वेक्टर r तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, जब अपन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तब। एन कैप अपन ने अब भी फाइंड किया, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन √29 इक्वल टू 6/√29। तो चाहो तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, और चाहो तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर में √29 है, इसको आप हटा सकते हो, ओके।
क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक, क्लियर। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म और फाइंड करना है तो कर ही लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहां से देखो आप एल की वैल्यू फाइंड कर लो, 2/√29 m -3/√29 और n 4/√29। बात समझ में आ गई, LMN, ठीक, क्लियर। चलो ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x/√29 -3y/√29 4z/√29 इक्वल टू 6/√29। लीजिए खत्म, ठीक है। तो ये आ गया आपका LX प्लस माइनस माइनस my प्लस nz इक्वल टू d। तो ये आ गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, ठीक है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन है, बस जरूरी ये है कि वर्ड थोड़े से समझने होंगे और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्लियर। तो उसको नोट करिए, हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब हमने लिया यहाँ एग्जाम्पल नंबर 14 और इससे आपको जो दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर प्लेन की इक्वेशन दी जाती है और कोई चीज आपसे पूछी जाती है तब आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर हमको बोला जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन पर जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर मतलब कि अपना एन कैप, ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताना है अपने को। तो सबसे पहली चीज तो कि जो प्लेन है आपका, इसको अपन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसमें अपन लिखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वेक्टर आर है तो ये वेक्टर आर होगा, ये अपना एन कैप या फिर एन वेक्टर हो सकता है और इक्वल टू डी के फॉर्म में हम लिखते हैं इसको सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये +1 को उस तरफ भेजते हैं क्योंकि इक्वल टू डी के फॉर्म में होता है ना, ठीक है। तो ये माइनस अपन इधर ले आते हैं, तो आर कैप और यहां सभी जगह माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -6i + 3j + 2k इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये कौन सा फॉर्म है अपना, अपने को ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि ये वेक्टर आर और यहां पर ये अपना एन कैप है या वेक्टर एन है। अब अगर एन कैप है मतलब ये होएगा अपना Li mj nk, और अगर वेक्टर एन है तो ये होगा अपना ai + bj + ck कैप। समझ में आ गई बात। तो यहां पर बस ये डिफरेंस सबसे पहले अपने को देखना है कि ये अपना यूनिट वेक्टर है या फिर सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो ये देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इसको चेक करना है तो L² + m² + n² इक्वल टू 1 होता है। तो करके देख लीजिए, सॉरी, -6 का स्क्वायर 6 6 जार 36 + 3 3 जार 9 2 2 जार 4। तो क्या ये इक्वल टू 1 है? बिल्कुल नहीं है। मतलब ये Li + mj + nk बिल्कुल भी नहीं है। ये है आपका ai + bj + ck। मतलब अपने को वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर नहीं दिया। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करके डायरेक्शन कोसाइन दे देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अगर ये निकल जाता तो सीधा सीधा ये L, ये M, ये N हो जाता अपना, ठीक, ये हो गया। तो ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट, ये अपना है n वेक्टर इक्वल टू 1। तो ये वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, बट हमको बोला गया यूनिट वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। सीधी सी बात है, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। तो n वेक्टर जो है इसका अपन यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे इस वेक्टर का, वही अपनी चीज सेम, 6i + 3j + 2k अपॉन -6 का स्क्वायर 6 6 जार 36 3 3 जार 9 2 2 जार 4 36 + 4 40 40 + 9 49 49 का स्क्वायर रूट 7। तो ये हो जाएगा -6/7 i कैप + 3/7 j कैप + 2/7 k कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो हमारा यही जो वेक्टर n होता है यही तो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है प्लेन पे। तो यहां पर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया और यूनिट वेक्टर में जो भी हमारा i j k के कोफिशिएंट होते हैं वही होते हैं L M N। तो यहां लिख देंगे
L -6/7 M 3/7 N 2/7 आंसर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म या फिर कार्टेशियन फॉर्म दिया जा रहा है किसी प्लेन का, तो वो जरूरी नहीं है कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ही रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर एन कैप या वेक्टर एन हो सकता है। तो इसको सबसे पहले चेक करना है कि ये एन वेक्टर है, ठीक है, ये एन वेक्टर है या फिर एन कैप है। तो ये एन वेक्टर था, कैसे चेक किया, L² + M² + N² = 1 होता है। अगर 1 नहीं है मतलब ये एन वेक्टर है। ठीक, तो इस तरीके से ये आ गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15। अब एग्जांपल नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, तो देखो मैं यही कहूंगी कि जब भी आपको प्लेन की इक्वेशन दी है और कुछ फाइंड करना है, तो सबसे पहले प्लेन को आप इसी फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर r डॉट n कैप इक्वल टू d। इस फॉर्म में लिखिए और उसके बाद ही आप कुछ भी फाइंड करिए। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की जगह यानी एन कैप की जगह आपको वेक्टर भी दिया जा सकता है ना, लेकिन हमको चाहिए हमेशा यही फॉर्म, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके करिए जो भी करना है। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो प्लेन की इक्वेशन दी गई है ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है। कार्टेशियन फॉर्म में कौन कौन से फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, Lx + My + Nz = d। अब इसकी जगह पे Ax + By + Cz = d भी हो सकता है। तो अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब चेक कैसे करेंगे, तो ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है। सबसे पहले तो इसको इक्वल टू डी के फॉर्म में लिखते हैं, -6 उस तरफ जाके +6। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये वाले फॉर्म में दिया है प्लेन की इक्वेशन या ये दिए हैं, दोनों ही प्लेन की इक्वेशन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि लेकिन अगर आप उससे कुछ फाइंड कर रहे हैं, जैसे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर रहे हैं या डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, इस फॉर्म में अगर है तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ही कुछ फाइंड करिए। ओके, देखो तो अब यहाँ पर ये अपने को दी है, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि अपन L² + M² + N² = 1 अगर आ जाता है तो काम बन जाएगा। तो x के मल्टीप्लाई में जो भी है वो L, y के में M और z के में N, तो स्क्वायर करते हैं। तो 2 2 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब कि ये कौन सा फॉर्म है आपका, ये वाला फॉर्म है, राइट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पर रूट यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करेंगे बोथ साइड। ठीक है, समझ में आई बात। अगर इस पूरे में अपन √a² + b² + c² से डिवाइड कर देते हैं तो a/a² + b² हो जाएगा L, M हो जाएगा b/√a² + b² और N हो जाएगा c/√a² + b² + c², राइट। ठीक है, तो नाउ वेक्टर N इक्वल टू अपने को दिया हुआ है AI + bj + ck, मतलब क्या हुआ इसका, 2i - 3j + 4k। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड से बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n ये क्या हो जाएगा, √2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, तो ये हो जाएगा आपका √29। तो √29 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, अकेला यहाँ तो करेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली जो भी करना है वो बोथ साइड करेंगे। ठीक, तो ये इक्वेशन 1, तो डिवाइडिंग बाय √29, डिवाइडिंग बाय √29। ठीक है, दोनों साइड डिवाइड करते हैं और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखो यार, ये तो लिखना ही भूल गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3y + 4z अपॉन √29 इक्वल टू 6/√29। अब आप 2/√29, 3/√29 और 4/√29 का स्क्वायर करके सम कर दीजिए, आपको 1 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मतलब ये हो गया आपका Lx + My + Nz = d के फॉर्म में। अब यहां से आप बिल्कुल आपकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हो। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, Lx + My + Nz = d। ठीक है, और हमको डिस्टेंस पूछी गई थी प्लेन की फ्रॉम द ओरिजिन। तो
क्लियर, समझ में आ गई बात। तो जब भी प्लेन की इक्वेशन दी जाती है हमको हमेशा यही चेक करना है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे यहाँ पर देखो कार्टेशियन फॉर्म में दिया था तो हमने चेक किया यहाँ पर कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी के फॉर्म में है, तो हमने इसको कन्वर्ट करा lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। और सीधी सी बात है कि अगर √29 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमको इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। ओके, तो बोथ साइड हमने √29 से डिवाइड किया। √29 क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, ठीक है, क्लियर, बस ये अपना काम बन गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पर हमने लिया नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 16। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इससे भी आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्लेन की इक्वेशन है उसको हम इसलिए इतने अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे की जो सारी इक्वेशंस हैं अलग अलग तरीके की और सारे कई सारे फॉर्मूले हैं वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो पहला हमारा फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म उसको हमने बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया तो आगे के जो हैं फॉर्मूले वो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, उनको तो हम फटाफट निपटा देंगे। ठीक, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से कोई प्लेन है अपना, ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि ये अपना है इस तरीके से प्लेन, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये प्लेन है, हमको ये बोला जा रहा है कि ओरिजिन से जो हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला यानी जो नॉर्मल है उसका जो फुट है n, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस पे जो दूसरा पॉइंट हमने सपोज किया था, अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो वो p था, उसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली x y z। अब ये जो पॉइंट है ये कुछ ना कुछ तो रहेगा हमारा, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम सपोज कर लेंगे x1 y1 z1। तो इस एग्जाम्पल में आपके जो लाइन के कॉन्सेप्ट हैं जो एक्सरसाइज 11.2 में हमने किए हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन की हम बात करें ठीक है, क्लियर, डायरेक्शन तो यही है ना, ओ एन है ना, ओ एन वेक्टर हम फाइंड करते थे अभी तक, ओ एन वेक्टर या एन वेक्टर, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमने सपोज कर लिए x1 y1 z1। अगर ओ एन वेक्टर आप ये जो ओ एन वेक्टर है ओ एन वेक्टर या एन वेक्टर, ठीक है, वेक्टर है ये, तो इसके अगर डायरेक्शन रेशियोज हम फाइंड, क्योंकि वेक्टर है ये तो ये होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, जब इसका हम एन कैप फाइंड करेंगे तब हमको मिलेगा एल आई एम जे और एन के। तो इनमें अंतर समझना जरूरी है, वेक्टर है तो यहाँ डायरेक्शन रेशियोज है ये, और अगर ये यूनिट वेक्टर है मतलब एल एम एन यानी डायरेक्शन कोसाइंस है, राइट। तो यहां पर अगर इसके डायरेक्शन रेशियो हमको फाइंड करने हैं ओ एन के, ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, x1 माइनस 0 x1, y1 माइनस 0 y1, z1 माइनस 0 z1। भाई डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते थे, पता है ना। अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं x1 y1 z1, दूसरा है x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। जो अपनी पहली एक्सरसाइज 11.1 है उसमें अपन ने यही सीखा था, डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने का ये तरीका, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है। तो x1 माइनस 0 y1 माइनस 0 z1 माइनस 0 यानी x1 y1 z1 हो गए अपने डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो का हम क्या करें, तो देखिए ये एक लाइन है अगर देखा जाए तो ओ एन, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है वो भी तो एक लाइन ही होती है ना भाई, ओ एन परपेंडिकुलर है लेकिन है तो ये लाइन, और लाइन में हमने ये देखा था कि जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, 11.1 में जाइएगा आप अगर आप भूल गए हैं तो, ठीक है, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो, ठीक है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई लाइन है, क्योंकि हमको तो सिर्फ ये जो परपेंडिकुलर इसके फुट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो है तो ये एक तरह की लाइन हमारी,
तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो ओ एन के डायरेक्शन रेशियोज हमने बता दिए। अब ओ एन के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बताएंगे भाई? ओ एन वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें तो डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे कि नहीं, ठीक। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे कैसे भाई? प्लेन की जो इक्वेशन दी है वो इसीलिए तो दी है, ठीक है। चलो, तो प्लेन की इक्वेशन दी है अपने को 2x माइनस 3y प्लस 4z और -6 उधर जाके प्लस का 6। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई ये ax प्लस बी वाई प्लस ez इक्वल टू डी है या lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड है, क्योंकि एक कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। तो 2 2 4 3 3 9 4 4 16 ये इक्वल टू 1 नहीं है, मतलब ये है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो बोथ साइड हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, किससे? 2 2 4 3 3 9 और 4 4 16, ठीक है। तो ये 29 और यहाँ पे डायरेक्ट 29 लिख रही हूँ मैं, ठीक, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 2/√29 -3/√29। तो ये अब आ गया lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ठीक है, क्लियर। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ओ एन क्या हो जाएंगे? एल एम एन। बात समझ में आ गई? ठीक है, बस काम बन गया अपना। तो इसको अपन हटा देते हैं, है ना। ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि हमने क्या देखा था? एल अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू एल वाई नहीं एल एम और एन अपॉन सी इक्वल टू हमने के लिया था, ठीक है, क्लियर। तो बस यहाँ पर यही करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि एल अपॉन ए एम अपॉन बी एन अपॉन सी, आप चाहें तो ये ए अपॉन एल और बी अपॉन एम और सी अपॉन एन इक्वल टू के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है मेन x1 y1 z1 की, इसलिए हम इनको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हमने लिखा अपना x1 अपॉन एल 2/√29 y1 अपॉन z1 अपॉन, क्योंकि प्रोपोर्शनल है मतलब ये तीनों किसी ना किसी एक नंबर के इक्वल आएंगे और उस नंबर को हमने ले लिया k। समझ में आ गई ना बात, है ना। तो ये कंडीशन लगाई हमने। अब यहां से x1 y1 z1 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो x1 हो जाएगा अपना ठीक। तो x1 y1 z1 की वैल्यू k के फॉर्म में आई है। और एक चीज और, अब ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये किस पर आ रहे हैं? अपने प्लेन पर। क्योंकि अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर का जो फुट है, परपेंडिकुलर का जो फुट है जिसके हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, वो फुट किस पर आ रहा है? प्लेन पर। और प्लेन पर अगर कोई पॉइंट है मतलब वो पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दीजिए। अपॉन वाली चीज अपन नहीं लेंगे, है ना, जो अपने को दिया है ना वही ले रहे हैं ना। तो 2x माइनस 3y, तो 2x की जगह पे ये माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। अपॉन में जो √29 था दोनों जगह हमने नहीं लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 6k माइनस माइनस प्लस 3 3 9k 4 4 16k अपॉन में आ गया √29 इक्वल टू 6, ठीक है। एक मिनट, यहाँ 2 आएगा, 2x मैंने 3x लिख दिया था, तो 2 2 ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29k इक्वल टू, यहाँ पर √29 रहने दीजिए, इक्वल टू 6, ठीक है। तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 6/√29। अब k की वैल्यू ये आई है, तो आपके ये जो x1 y1 z1 है इनकी वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हैं।
तो देखिए हमको सिर्फ x1 y1 z1 की वैल्यू मेन फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं x1 2/√29 k, तो k की जगह पे आप रख दो ये 2/√29 है, x1 में 2/√29 k अपन ने फाइंड किया है ये, तो 6/√29, तो आप देखेंगे 6 2 जार हो जाएगा यहाँ पर अपना 12, और डिनोमिनेटर में √29 इंटू √29 ये हो जाएगा 29। ओके चलो, तो x1 12/29, y1 -3 इंटू 6, 3 6 जार -18/29, 4 6 जार 24/29। लीजिए खत्म, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर बस ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था कि जो प्लेन है उस पर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का फुट हमको बताना था, यानी उसके कोऑर्डिनेट बताने थे। उसके कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिए कि x1 y1 z1 थे। अब क्योंकि ओरिजिन से था, मतलब ON लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड कर लिए। अब ये जो ON लाइन है ये हमारे प्लेन के लिए परपेंडिकुलर वेक्टर का काम कर रहा था। हमने हमारा प्लेन लिखा, यहाँ पर देखा कि ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमने कन्वर्ट करा LX + MY + NZ = D के फॉर्म में। इससे हमको डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए। अब क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन कोसाइंस हमारी एक ही लाइन ON की थे, तो एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होती है, जिससे x1 y1 z1 की वैल्यू k के फॉर्म में फाइंड कर ली। अब क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी थी तो इन तीनों वैल्यू को हमने प्लेन की इक्वेशन में रखा। क्यों? क्योंकि जो फुट है परपेंडिकुलर का वो तो प्लेन पर ही है, तो प्लेन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही, इसलिए हमको k की वैल्यू मिली, यहाँ k की वैल्यू रख के फाइंड कर ली। ठीक, क्लियर। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आगे की जो क्लास रहेगी उसमें हम बाकी के जो सारे फॉर्म हैं हमारे प्लेन की इक्वेशन के वो हम सारे फटाफट से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ज़रूरी ये था यहाँ पर आज की क्लास में हमने जो समझा ये सारी की सारी बेसिक जो चीज़ें थी कि किस कंडीशन में क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हमने समझ ली हैं। अब आगे की जो चीज़ें वो आपको बहुत आसान लगने वाली हैं। ज़रूरी ये है कि आज की क्लास में आपने कितने बेहतर तरीके से समझा है, कितने अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक बार जो चीज़ें आज की क्लास में हमने समझी हैं, जो डेरिवेशन हमने किया है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म का किसी भी प्लेन के, तो वो आप एक बार खुद से करके देख लीजिए। जो एग्जाम्पल आज की क्लास में हमने किए ये एग्जाम्पल एक बार आप कर लीजिए। आगे की जो चीज़ें हैं ये आपको अपने आप समझ में आते चले जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, और आई होप कि आज की क्लास में हमने जो चीज़ें समझी हैं, एग्जाम्पल समझे हैं, जो कॉन्सेप्ट समझा है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।